हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, और उसमें हमारा आज का टॉपिक है अभिक्रिया का वेग। तो देखिए, पहले एक अभिक्रिया आपके सामने लिख रहा हूं और उस अभिक्रिया के आधार पर हम इसको समझेंगे। और यहां Fe उत्प्रेरक के रूप में मिला देता हूं और संतुलित कर देता हूं इस प्रकार से। यहां N2 और H2 गैसीय क्रिया कारक है, Fe ठोस उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है और अमोनिया बनती है। तो हमने समीकरण लिखी है। अब याद रखना, अभिक्रिया जब क्रिया कारकों के मध्य होती है तो समय के साथ इनकी सांद्रता में तो कमी आती जाती है और इनकी सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। इन क्रियाकारकों की सांद्रता में समय के साथ कमी आती है, उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ वृद्धि होती जाती है। तो इकाई समय में क्रियाकारक और उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को इकाई समय में क्रियाकारक और उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। यह सामान्य सी बात आपको ध्यान में रखनी है। एक सामान्य अभिक्रिया हम ले लेते हैं। याद रखना, एक सामान्य अभिक्रिया पर हम विचार करते हैं। इसी की तरह जैसे R यानी रिजल्ट क्रियाकारक हो गए और उसमें प्रोडक्ट P बनते हैं। एक मोल क्रियाकारक से एक मोल उत्पाद बनते हैं। मैं ऐसी रिएक्शन आपके सामने ले रहा हूं, इसके बेस पर समझाता हूं आपको। तो R की सांद्रता में तो समय के साथ कमी होगी और P की सांद्रता में समय के साथ वृद्धि होगी। तो फिर मैं R के संदर्भ में लिखूंगा कि R की सांद्रता की दर में कमी की दर, तो R की सांद्रता में कमी की दर, तो कमी की दर अर्थात अपने लिखेंगे अभिक्रिया का वेग। R के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग, तो R के संदर्भ में तो R तो क्रियाकारक है और क्रियाकारकों की सांद्रता में समय के साथ कमी होती है। तो मैं यहां एक सूत्र लिखूंगा कि R की यानी अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू R की सांद्रता में कमी और बटे में इस कमी में लगा समय। जो R की सांद्रता है उसमें कमी होगी तो कमी में लगने वाला समय नीचे लगा देंगे, कमी में लगा समय यहां लिख देंगे और व्यंजक को यही बना देता हूं। R की सांद्रता में कमी होगी तो पहले तो माइनस का निशान लिख देंगे, ठीक है ना। कहने का ये यहां इस प्रकार से यूं है, समझाऊं आपको। माइनस और R है तो उसकी सांद्रता में कमी आ रही है, तो यानी किसकी? R की सांद्रता यानी क्रियाकारक की सांद्रता में कमी आ रही है तो R लगा दूंगा। फिर उसके बाद में याद रखना, सांद्रता में परिवर्तन होता है तो आप डेल्टा भी यूज करोगे। सांद्रता में परिवर्तन कहने का अर्थ कुछ निर्धारित मोल मात्रा पहले है क्रियाकारक की और वो मोल मात्रा घटती जाती है तो परिवर्तन तो हो रहा है, तो मैं लिखूंगा डेल्टा R और कमी हो रही है तो माइनस लगा दूंगा, तो माइनस डेल्टा R और बटे में लगा समय वो भी डेल्टा T के रूप में आ जाएगा, डेल्टा T के रूप में। तो इस प्रकार से व्यंजक बन जाएगा। फिर P के संदर्भ में तो हम लिखेंगे P की सांद्रता में वृद्धि की दर, क्योंकि इसमें वृद्धि होती है हमेशा, तो मैं लिखूंगा P की सांद्रता में वृद्धि की दर। तो वृद्धि की दर जब निकालेंगे तो बराबर यहां हम लिख लेंगे, इसको यहां लिख देता हूं माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा T, इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, यहां से मिटा देता हूं। तो अब हम वृद्धि की दर निकाल लेंगे P के संदर्भ में, यानी P की सांद्रता में वृद्धि की दर, तो लिखेंगे अभिक्रिया का वेग। क्या लिखेंगे? अभिक्रिया का वेग। और अभिक्रिया का वेग में आएगा P की सांद्रता में वृद्धि, P की सांद्रता में वृद्धि, तो यहां आ जाएगा जो P की सांद्रता है, सांद्रता में वृद्धि और बटे में सांद्रता वृद्धि में लगा समय, तो लगा समय यहां आ जाएगा। और P की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो याद रखना पहले प्लस लगा लेंगे
और फिर डेल्टा और पी और बटे में डेल्टा टी, इस प्रकार से आ जाएगा। और अब ध्यान देने वाली बात ये कि संपूर्ण अभिक्रिया हमने आर की सांद्रता में कमी के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया, फिर पी की सांद्रता में वृद्धि के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया, और संपूर्ण अभिक्रिया में क्रियाकार की उनकी भी सांद्रता है, जो उत्पाद है उनकी भी सांद्रता है। तो मैं अब दोनों की सांद्रता को C मान लूं तो हम कह सकते हैं शाब्दिक रूप में, तो अभिक्रिया का वेग बराबर आप लिख सकते हो प्लस और माइनस और डेल्टा C बटे में डेल्टा टी, यानी ये संपूर्ण अभिक्रिया का हो जाएगा। यहां प्लस अर्थात याद रखना उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि तो प्लस का निशान, और क्रियाकारकों की सांद्रता में कमी तो माइनस का निशान। डेल्टा परिवर्तन यानी क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन तो डेल्टा, और क्रियाकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता C, और दोनों की सांद्रता में लगने वाला जो परिवर्तन है समय का वो डेल्टा टी। तो संपूर्ण अभिक्रिया का वेग इस प्रकार से हो जाएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में क्रियाकारकों की सांद्रता सर्वाधिक होती है तो अभिक्रिया का वेग भी सर्वाधिक होता है, लेकिन समय के साथ क्रियाकारकों की सांद्रता में तो कमी आती जाती है, उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। और याद रखना उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती जाती है, क्रियाकारकों की सांद्रता में समय के साथ कमी आती जाती है, लेकिन अभिक्रिया का वेग कभी भी शून्य नहीं होता है। एक ग्राफ हम इस प्रकार खींचे और आप ध्यान देना उस ग्राफ में, जैसे इस प्रकार से एक ग्राफ की बात करूं, यहां हम समय ले लेते हैं, यानी एक्स अक्ष पर हम समय ले लेते हैं, वाई अक्ष पर हम सांद्रता ले लेते हैं। अभिक्रिया की सांद्रता है वो वाई अक्ष पर आ जाएगी, समय है वो याद रखना एक्स अक्ष पर आ जाएगा। तो मैं इस अभिक्रिया के संदर्भ में बात करूं तो प्रारंभ में जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो क्रियाकारकों की सांद्रता सर्वाधिक होती है, तो यहां क्रियाकारकों की सांद्रता सर्वाधिक होती है जब अभिक्रिया अपने प्रारंभ होने वाली होती है। उस समय क्रियाकारकों की सांद्रता यहां शिखर पर सर्वाधिक होती है, यानी t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर क्रियाकारकों की सांद्रता सर्वाधिक होती है। जैसे हम अभिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं टाइम देख करके तो क्रियाकारकों की सांद्रता में कमी आती है, तो क्रियाकारकों की सांद्रता में इस प्रकार गिरावट आती जाएगी। और याद रखना ये इसको टच मत करना, टच नहीं करेगा, टच करने का तो अर्थ हो जाएगा कि क्रियाकारकों की सांद्रता शून्य हो जाती है, कभी शून्य नहीं होती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग कभी शून्य नहीं होता है। अभिक्रिया का वेग कभी शून्य नहीं होता है, यानी टच नहीं करता और शून्य नहीं होता, तभी तो हम कहते हैं कि अभिक्रिया का वेग स्थिर नहीं होता है, यानी अभिक्रिया का वेग स्थिर नहीं होता है। तो समय के साथ क्रियाकारकों की सांद्रता में तो कमी आती जाती है और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो शुरुआत में जब t बराबर 0 समय होता है, t बराबर 0 समय पर इन उत्पादों की सांद्रता तो शून्य थी, तो यहाँ उत्पादों की सांद्रता तो शून्य होती है t बराबर 0 समय पर, लेकिन जैसे अभिक्रिया शुरू हो गई तो क्रियाकारक तो घटने लगे, उत्पाद बढ़ने लगे, तो उत्पाद इस प्रकार यूं बढ़ने लगेंगे और अंततः उत्पाद इस प्रकार यहाँ बढ़ जाएंगे। तो ये तो आ जाएगा R यानी क्रियाकारक की सांद्रता, और यहाँ ये आ जाएगा प्रोडक्ट यानी P की सांद्रता, प्रोडक्ट यानी उत्पाद की सांद्रता, और यह R क्रियाकारक। तो क्रियाकारकों की सांद्रता में तो गिरावट आती है, उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ वृद्धि होती है। हमारा अगला टॉपिक है अभिक्रिया का वेग और स्टाइकियोमेट्रिक संबंध। तो पहले स्टाइकियोमेट्रिक संबंध है वो देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक और उत्पाद की मोल संख्या दी हुई होती है, वो मोल संख्या ही उस अभिक्रिया का स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे H2 और I2 के मध्य आप अभिक्रिया करवाओ तो HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, तो ये दोनों क्रियाकारक हो गए और ये उत्पाद हो गया। अब यहाँ इन क्रियाकारकों के आगे जो यहाँ संख्या लगी होती है, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 2H 2I, तो यहाँ I2 यहाँ I2। अब ध्यान देना यहाँ इनके आगे जो 1 1 लगा है, जो 1 1 लगा है उसको हम क्या बोलते हैं?
उसको हम मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल। और मोल को ही याद रखना स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारकों की जो मोल संख्या होती है, क्रियाकारकों की मोल संख्या, उस संख्या को ही उस अभिक्रिया का स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है। एक सामान्य अभिक्रिया की बात करूं, जैसे A प्लस B है और उत्पाद बन गए C प्लस D, तो इस अभिक्रिया का और स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के संदर्भ में वेग, इस अभिक्रिया का स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के संदर्भ में और वेग क्या होगा, तो वो हम इस प्रकार लिखेंगे। आप एक बात जानते हो कि क्रियाकारकों की सांद्रता प्रारंभ में बहुत अधिक होती है, समय के साथ इनकी सांद्रता में कमी आती जाती है और प्रारंभ में उत्पादों की सांद्रता बिल्कुल नहीं होती है, शून्य होती है और समय के साथ इनकी सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। और तो क्रियाकारकों की सांद्रता घटती जाती है, उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। तो मैं अगर स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग लिखूं तो इस प्रकार होगा, अभिक्रिया का वेग V बराबर पहले क्रियाकारकों में, तो क्रियाकारकों में पहले एक क्रियाकारक है, इसका सांद्रता में कमी आएगी तो माइनस लगाऊंगा और अब लिखूंगा d अपॉन dt, d अपॉन dt, इसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा तब मैंने यहां d लिया है, d, और अब इसका सक्रिय द्रव्यमान A, यानी A की सांद्रता में कमी हो रही है तो लिखूंगा माइनस d बाई dt और सांद्रता पद के रूप में A, सक्रिय द्रव्यमान के रूप में यहां क्रियाकारक है वो आ जाएगा और फिर बराबर का निशान आएगा। यहां तो क्रियाकारकों में प्लस लगा होता है, उत्पादों में प्लस लगा होता है, लेकिन यहां लिखते समय स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के संदर्भ में वेग लिखते समय इसमें बराबर का निशान आता है। इसका लिखा A का, अब B की बारी है तो बराबर का निशान, तो B भी क्रियाकारक है, इसकी सांद्रता में भी कमी आएगी तो मैं लिखूंगा माइनस d बाई dt और सांद्रता पद के रूप में B या सक्रिय द्रव्यमान के रूप में B लगा दूंगा। अब क्रियाकारकों का तो हमने जो वेग है समीकरण वो पूरा हो गया। अब उत्पादों की बात करते हैं तो फिर यहां बराबर लगा दीजिए और अब C की बारी आएगी तो समय के साथ उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है तो यहां प्लस आता है तो प्लस लगा दूंगा और d बाई dt लिखूंगा और सांद्रता पद के रूप में C आ जाएगा, सक्रिय द्रव्यमान के रूप में C लगा दूंगा तो C की सांद्रता में वृद्धि होती है तो प्लस आया d बाई dt और C। इसी प्रकार बराबर का निशान और फिर प्लस का निशान और d बाई dt और सांद्रता पद के रूप में D आ जाएगा। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। ये याद रखना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया उसका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के संदर्भ में वेग है, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के संदर्भ में वेग है। जैसे एक अभिक्रिया हम और लेते हैं, जैसे 2A इजिकल टू, यानी एरो का निशान और हम कर देते हैं इसमें आपके C प्लस D कर देते हैं, C प्लस D कर देते हैं। तो अब देखिए इसका हम पहले स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक यानी क्रियाकारक दो है तो उत्पाद भी दो है तो अभिक्रिया संतुलित है, ठीक है ना। तो अब हम इसका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के संदर्भ में वेग लिखते हैं तो पहले इसकी सांद्रता आएगी तो माइनस, याद रखना पहले d बाई dt कर देता हूं और A की सांद्रता में कमी आ रही है तो A लिख देता हूं, लेकिन ये 2 है, ये कैसे होगा? अगर ऐसे अंक लिखा हो तो आप उसे बटे में कर देना 1/2। अगर पहले से ही बटे में लिखा है तो उल्टा करके लिख देना, पहले से बटे में लिखा है तो अपोजिट करके लिख देना, वरना याद रखना आप, और अगर सीधी संख्या दी है तो बटे में कर देना तो v इजिकल टू माइनस 1/2 और dA अपॉन dt इस प्रकार से आ जाएगा। और फिर बराबर का निशान, तो क्रियाकारक का तो पूरा हो गया, उत्पाद के संदर्भ में प्लस में आएगा d बाई dt और सांद्रता पद C बराबर प्लस d बाई dt और सांद्रता पद D। इस प्रकार से इनका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के संदर्भ में और वेग हो जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। हमारे एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था, 5Br माइनस एक्वेटिक प्लस BrO3 माइनस एक्वेटिक प्लस 6H प्लस आयन एक्वेटिक इजिकल टू 3Br2 प्लस 3H2O की आयनिक अभिक्रिया
के स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग लिखिए। ये आयनिक समीकरण है, आयन दिए हुए ऊपर आयनिक समीकरण के और स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग लिखिए, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो हम शुरुआत करते हैं। तो पहले अभिक्रिया का वेग v इजिकल टू क्या लिखोगे? अभिक्रिया का वेग v इजिकल टू, यहां से शुरुआत कीजिए। पहले देखिए ये क्रिया कारक है यहां तक, और क्रिया कारकों की सांद्रता में समय के साथ कमी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस शुरू कर दीजिए। माइनस, अब ध्यान देना 5 लिखा है तो करूंगा 1/5। कोई भी डाटा दिया हो उसका आप अपोजिट कर देना, 1/5 आ गया। और फिर d/dt लगा देंगे, और क्या दिया है? Br माइनस दिया है, Br माइनस यहीं आ जाएगा, सांद्रता पद में आ जाएगा। पैरों में क्या दिया? एक्वेटिक, एक्वेटिक भी कोष्ठक में आएगा, इस प्रकार से यूं हम लिख देंगे। ये यहां तक ऐसे पूरा हो गया, यहां तक ये पूरा हो गया। अब उसके बाद में दूसरा क्रिया कारक, तो पहले बराबर का निशान लगा देंगे, उसके बाद में दूसरा क्रिया कारक, तो ये भी क्रिया कारक है, इसकी सांद्रता में कमी आएगी तो माइनस लगेगा। माइनस, पहले याद रखना d/dt कर देता हूं। यहां कोई अंक या डाटा नहीं दिया गया है तो लिखने की आवश्यकता नहीं हुई। यहां पर 1 है तो 1/1 है, फिर वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर d/dt, और यहां BrO3 माइनस ये सेम आ जाएगा, और एक्वेटिक है तो एक्वेटिक आ जाएगा। कंफ्यूज मत होना, BrO3 माइनस पूरा एक अणु है, यानी एक पूरा आयन है, तो पूरे आयन में 3 दिया हुआ है, आप ऊपर मत लिख देना कहीं। तो BrO3 माइनस एक्वेटिक, और ये सक्रिय द्रव्यमान का निशान आ गया। अब प्लस में 6H दिया है तो मैं लगाऊंगा बराबर का निशान, माइनस, और याद रखना 1/6 बन जाएगा। यहां 6 है तो 1/6 माइनस का बन जाएगा, और याद रखना d/dt लिखूंगा, और कौन है? H प्लस है, वो भी एक्वेटिक, तो एक्वेटिक लगा दूंगा इस प्रकार से, H प्लस को एक्वेटिक कर दूंगा। उसके बराबर ही चलते जाएंगे, और बराबर मैं यहां लिख देता हूं, बराबर, बराबर में क्रिया कारकों की तो पूरी अब उत्पादों की शुरू होती है, तो यहां 3 है तो पहले लिखूंगा प्लस का 1/3। प्लस क्यों आया आप जानते हो, क्योंकि क्रिया कारक है और उत्पाद है, तो आप जानते हो उत्पादों की सांद्रता में तो समय के साथ वृद्धि होती है, तो वृद्धि के लिए प्लस आ गया, तो प्लस 1/3, और यहां लिखूंगा d/dt, और फिर याद रखना Br2 है तो Br2 लगा देंगे, Br2 दिया है तो Br2, 3 का बनेगा 1/3, ठीक है ना, d/dt, और फिर बराबर का निशान, फिर प्लस का निशान, और 1/3, और फिर दोबारा से इस सक्रिय द्रव्यमान का निशान और H2O लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग है, और ये सैम अभिक्रिया हमारे एग्जाम में पूछी गई है। हमारा अगला टॉपिक है अभिक्रिया वेग स्थिरांक। तो पहले एक सामान्य अभिक्रिया पर बात करते हैं, जैसे क्रिया कारक A और क्रिया कारक B और क्रिया कारक C, और सारे मिलकर के उत्पाद P बनाते हैं। क्रिया कारक A की सांद्रता A मोल है, और B की सांद्रता B मोल है, और क्रिया कारक C की सांद्रता C मोल है, याद रखना थोड़ा सा। और अब हम अगर अभिक्रिया के वेग की बात करें, तो अभिक्रिया का वेग आपको याद रखना है क्रिया कारकों पर निर्भर करता है, हमेशा उत्पादों पर निर्भर नहीं करता। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग हमेशा क्रिया कारकों पर निर्भर करता है, चाहे कितने भी क्रिया कारक दिए हुए हो, अभिक्रिया का वेग तो क्रिया कारकों पर निर्भर करता है, उत्पादों पर निर्भर नहीं करता है। तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग आप याद रखना v बराबर मैं कह सकता हूं dx/dt। x याद रखना इन सभी की सांद्रता है, उस सांद्रता में परिवर्तन है तो समय के साथ मैंने d/dt कर दिया, और x इन सभी क्रिया कारकों की मैंने सांद्रता मान ली। इन सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है तो मैंने लिख दिया v = dx/dt, तो यह अभिक्रिया का वेग हो गया। और याद रखना किसी अभिक्रिया का जो वेग है वो इन क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी जितनी क्रिया कारकों की सांद्रता होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही तीव्र होगा।
जितनी क्रिया कारकों की सांद्रता कम होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही मंद होगा। तो किसी अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि dx/dt समानुपाती, याद रखना सांद्रता पद के रूप में A की सांद्रता A ऊपर चली जाएगी और फिर B की सांद्रता B और C की सांद्रता C हो जाएगी। इस प्रकार से जो आगे मोल लिखा होता है अभिक्रिया में मोल, वो मोल उस क्रियाकार के और सांद्रता के रूप में, सांद्रता की घातांक के रूप में लिखा जाता है। जो किसी क्रियाकारक का मोल होता है, मोल मात्रा होती है, उसे उसी क्रियाकारक के और घातांक के रूप में लिखा जाता है। अब यहां हमने लिखा dx/dt और समानुपाती A की सांद्रता A, B की सांद्रता B और C की सांद्रता C। तो अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। यह बात लिखने के बाद में, और अब यदि हम इन क्रिया कारकों की सांद्रता इकाई मान लें, ठीक है ना, यदि समस्त क्रिया कारकों, यदि समस्त क्रिया कारकों, यह समस्त क्रिया कारक है, समस्त क्रिया कारकों की सांद्रता यानी जो मोल मात्रा आपको दी हुई होती है समीकरण में, वो सांद्रता इकाई हो तो, अगर सांद्रता इकाई हो तो कहने का अर्थ है कि मतलब A की सांद्रता A बराबर B की सांद्रता B बराबर C की सांद्रता C बराबर 1 हो तो, इकाई हो तो सांद्रता, यानी सारों की सांद्रता 1 मोल हो तो, मैं यूं बोलूं 1 मोल हो तो इस कंडीशन में याद रखना इन सब के बराबर 1 हो जाएगा। तो एक काम तो हम ये करेंगे, यहां से समानुपाती का निशान हटा देंगे, समानुपाती का, तो dx/dt बराबर k आ जाएगा। k कांस्टेंट, और k को बोलते हैं वेग स्थिरांक, k को क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक, तो k को वेग स्थिरांक बोलेंगे। और याद रखना अगर मैं इनकी सांद्रता इकाई कर दूं तो याद रखना कि इनकी सांद्रता इकाई होने पर यहां गुणा में 1 आ जाएगा। तो गुणा में 1 आने का अर्थ है कि dx/dt = k, तो ये आ गया अभिक्रिया का वेग। अब एक बात याद रखना, इससे एक परिभाषा और बनती है कि वो कौन सी, कि किसी अभिक्रिया का वह वेग जहां समस्त क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई हो, किसी अभिक्रिया का वह वेग जहां समस्त क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई के रूप में हो, तो ऐसे वेग को विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वह वेग जहां समस्त क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई हो, तो ऐसे वेग को अभिक्रिया का विशिष्ट वेग कहा जाता है। तो dx/dt बराबर k, ये विशिष्ट अभिक्रिया वेग होगा। विशिष्ट अभिक्रिया वेग k की इकाई, और इसमें से प्रश्न भी हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग k की इकाई ज्ञात करने के लिए एक सामान्य सूत्र आप याद रखिएगा, k मोल अपॉन लीटर और सांद्रता पद का निशान और 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। एक सामान्य सूत्र याद रखिए, इससे इकाई निकल जाएगी। और हमारे सिलेबस में शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इनका डेरिवेशन भी है व्यंजक का, और उनसे इसमें कांस्टेंट के मान पूछे जाते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग k का मात्रक लिखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग k का मात्रक लिखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो तो कोटि आगे आएंगे सिलेबस में बताऊंगा आपको, लेकिन पहले हम बात करते हैं। अगर सपोज कीजिए जैसे हमसे पूछे कि शून्य कोटि अभिक्रिया और के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग k की इकाई, तो याद रखना पहले तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के शून्य घातांक पर निर्भर करता है,
वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक पर निर्भर करता है, शून्य घातांक पर निर्भर करता है, सारी की सारी शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए K इजिकल टू, याद रखना यहां n का मान कोटि रख देना। शून्य कोटि पूछो तो n की जगह शून्य आ जाएगा, प्रथम कोटि पूछा जाए तो n की जगह 1 आ जाएगा, और द्वितीय कोटि पूछा जाए तो n की जगह 2 आ जाएगा। हमारे सिलेबस में तो शून्य कोटि और प्रथम कोटि 2 अभिक्रियाएं हैं। तो शून्य कोटि के लिए आप ध्यान देना, और यहां पहले बता देता हूं n इजिकल टू कोटि की संख्या, n इजिकल टू कोटि की संख्या, यह आप ध्यान में रखना। तो K इजिकल टू मोल और मोल अपॉन लीटर, तो मोल अपॉन लीटर सेम लिखेंगे, उसके बाद में निशान लगा देंगे, और निशान के ऊपर एक का एक और माइनस n, शून्य कोटि बोल रहा हूं तो n की जगह 0 कर देना, n की जगह 0 कर देना, और इंटू सेकंड ये हमारे पास है, तो इंटू सेकंड इनवर्स है हमारे पास, तो इंटू सेकंड इनवर्स आप लिख देना, सेकंड इनवर्स आ जाएगा। अब 1 माइनस 0 यानी 1, तो कहने का अर्थ मोल हो गया, मोल लिखा। लीटर को ऊपर ले जाओ, ये 1 लीटर पर भी काम करता है, तो लीटर, तो मोल इंटू लीटर इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड इनवर्स दिया ही है, तो सेकंड इनवर्स, तो शून्य कोटि के लिए और विशिष्ट अभिक्रिया वेग K की इकाई मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स हो जाएगी। इस प्रकार से ध्यान में रखना। अगर हमें पूछे यहां प्रथम कोटि के लिए, तो प्रथम कोटि के लिए पूछा जाए आपसे, तो प्रथम कोटि के लिए ध्यान देना, यहां n के स्थान पर 1 आ जाएगा, n के स्थान पर जब 1 आ जाएगा तो यहां 1 माइनस 1 हो जाएगा, कहने का अर्थ शून्य हो गया। तो फिर ये मोल पर भी शून्य और लीटर पर भी शून्य, तो ये तो शून्य हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास सेकंड इनवर्स बचेगा। सेकंड इनवर्स, उम्मीद करता हूं मैं समझ आया होगा कि 1 माइनस 1 का अर्थ शून्य, तो मोल पर भी 0, लीटर पर भी 0, तो अब हमारे पास सेकंड इनवर्स बच जाएगा। तो प्रथम कोटि के लिए जो मात्रक पूछे विशिष्ट अभिक्रिया वेग K का, तो होगा सेकंड इनवर्स। तो क्या होगा प्रथम कोटि में, सेकंड इनवर्स। अगर आपसे बाय द वे द्वितीय कोटि पूछ लिया जाए तो यहां n के स्थान पर 2 कर देना, n के स्थान पर 2 कर देना। n के स्थान पर जब आप 2 कर दोगे तो ध्यान देने वाली बात, 1 माइनस 2, इसका अर्थ माइनस 1 बच गया, तो माइनस 1 बच गया, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, मोल, ठीक है ना, बटे में लीटर, मोल बटे में लीटर, और यहां -1, तो -1 दोनों पर काम कर रहा है, मोल भी -1 है, लीटर भी -1 है, और इंटू सेकंड इनवर्स तो हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, यानी मोल को ऊपर लिख देंगे सेम का सेम, तो आ जाएगा मोल इनवर्स, ठीक है ना, मोल पर इनवर्स है, लीटर पर भी इनवर्स काम कर रहा है, यानी लीटर पर इनवर्स है, लेकिन लीटर नीचे दिया है, नीचे से ऊपर में जाएंगे माइनस वाला, तो प्लस का बन जाएगा, तो मोल इनवर्स सीधा लीटर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि -1 लीटर पर भी -1 के रूप में काम कर रहा है, इनवर्स काम कर रहा है, तो लीटर तो नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा, इनवर्स तो हट जाएगा, और अब सेकंड, तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो ये द्वितीय कोटि का हो गया, मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकंड इनवर्स, ये हमारे द्वितीय कोटि के लिए और विशिष्ट अभिक्रिया वेग K का मात्रक हो गया।